आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री की जो अपने ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप्स और अनटच्ड ब्यूटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, न्यूजीलैंड। ये देश अपने नेचुरल वंडर्स, रोलिंग हिल्स और प्रिस्टीन बीचेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। लेकिन एक चीज़ जो आपको शायद पता नहीं है वो ये है कि 80% ऑफ न्यूजीलैंड खाली है। हाँ, ये सही सुना आपने। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लोग नहीं रहते, पर यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 5.2 मिलियन है, जो दिल्ली के एक छोटे हिस्से के बराबर है। Imagine a city like Delhi with a population that is 1/6 of what it is now and still having vast empty spaces all around. अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के टोटल एरिया की, जो है 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो ये दुनिया के मैप पर एक काफ़ी बड़ी जगह ले लेता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस बड़ी ज़मीन पर सिर्फ 5.2 मिलियन लोग रहते हैं? यहाँ की 80% लैंड पूरी तरह से अनडेवलप्ड है और सिर्फ कुछ ही जगह पर लोगों की बड़ी क्लस्टर्स मिलती है। तो ये सवाल उठता है कि न्यूजीलैंड की ज़मीन आखिर खाली क्यों है? इसका आंसर ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री में छुपा है। आपको ये समझना होगा कि न्यूजीलैंड का टेरेन, हिस्ट्री और कल्चर कैसे एक दूसरे से लिंक होकर एक ऐसे यूनिक लैंडस्केप को बनाते हैं। अगर हम इस कंट्री की ज्योग्राफी को देखें तो सबसे पहले बात करते हैं सदर्न एल्प्स की। ये माउंटेन रेंजेस साउथ आइलैंड से गुजर रहे हैं, जो इतने रफ और रॉकी है कि यहाँ बस फ्यू सेटलमेंट्स ही हो सकते हैं। ये माउंटेन्स लैंड को फिजिकल बैरियर्स की तरह डिवाइड करते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट काफ़ी मुश्किल है। ये सदर्न एल्प्स ना सिर्फ नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, पर ये न्यूजीलैंड की ब्यूटी और यूनिकनेस का भी हिस्सा हैं। जब हम ये बात करते हैं कि 80% ऑफ न्यूजीलैंड इज़ एम्प्टी, इसका एक बड़ा रीज़न ये ज्योग्राफी ही है। ये लैंड ज़्यादातर रग्ड टेरेन और माउंटेनियस रीजन से भरी हुई है, जहाँ बस एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेटलमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड्स को देखें तो आपको हर जगह हिल्स, रॉकी एरियाज और डेंस फॉरेस्ट नजर आएंगे। ये रीजन्स लैंड के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है और उनमें सेटलमेंट्स डेवलप करने में काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर मेक श्योर करते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन ये एरिया सेटल ना करे और ये रीजन्स खाली रह जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माओरी कल्चर की। माओरी लोग न्यूजीलैंड के इंडिजिनस लोग हैं जो लगभग 700-800 साल पहले पॉलिनेशिया से कैनोई के थ्रू यहाँ आए थे। ये लोग पैसिफिक ओशन के एक्सपर्ट नेविगेटर्स थे और इन्होंने इस लैंड को एटियोरा नाम दिया, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द लॉन्ग वाइट क्लाउड। माओरी लोग अपने आप को जमीन के केयरटेकर्स मानते थे। उनके लिए लैंड एक सीक्रेट एंटिटी थी, माँ की तरह, जो जिंदगी देती है और सस्टेन करती है। माओरी कल्चर सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन के ऊपर फोकस था। ये लोग अपनी जमीन का एक्सप्लॉयटेशन करने की जगह उसका बैलेंस मेंटेन करते थे। अपने गांव को इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज के आसपास बनाया और उन्होंने काफ़ी जगह अनटच और प्रिस्टीन छोड़ दी। ये फिलॉसफी उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ से जुड़ी हुई थी, जिसमें लैंड और नेचर का एक डिवाइन कनेक्शन था। उनका ये बिलीफ था कि ज़मीन का मिसयूज़ करना एक स्पिरिचुअल क्राइम होगा और इसी वजह से उन्होंने जगह खाली और अनटच रखी। इसके बाद न्यूजीलैंड में यूरोपियंस आते हैं। यूरोपियंस का माओरी के साथ इंटरेक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। 1769 में कैप्टन जेम्स कुक, जो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, न्यूजीलैंड आए थे और उसका एक्सप्लोरेशन शुरू किया। उन्होंने न्यूजीलैंड को एक रिसोर्स रिच लैंड के रूप में देखा, जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो सकती थी। लेकिन माओरी और यूरोपियन सेटलर्स के बीच का रिलेशनशिप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। माओरी अपने सीक्रेट लैंड को एक्सप्लॉइट करने के खिलाफ थे, जबकि यूरोपियंस वहाँ फार्मिंग और सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इस क्लैश की वजह से वो कई जगह टेंशन्स भी हुई, लेकिन माओरी की स्ट्रॉन्ग कल्चर आइडेंटिटी और उनके बिलीफ की वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन और प्रैक्टिसेस काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर ली। यहाँ पर एक और नाम आता है अबू तस्लीम का। अबू एक इस्लामिक ट्रैवलर एक्सप्लोरर थे, जो माओरी और उनके कल्चर को डॉक्यूमेंट करने वाले रेयर हिस्टोरियंस में से एक थे। उन्होंने लिखा है कि माओरी अपनी ज़मीन को एक लिविंग एंटिटी मानते हैं, जो हर लिविंग बीइंग के साथ कनेक्टेड है। ये अकाउंट्स हमें बताते हैं कि माओरी लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ कितने डीपली रूटेड थे और उनकी प्रैक्टिसेस का न्यूजीलैंड की अनटच लैंड पर कितना बड़ा इम्पैक्ट था। ये हिस्ट्री हमें दिखाती है कि कैसे माओरी ट्रेडिशंस, यूरोपियन सेटलर्स और ट्रैवलर्स जैसे अबू तस्लीम ने न्यूजीलैंड की डेवलपमेंट और खाली ज़मीन का यूनिक पैटर्न शेप किया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है। ज्योग्राफी के अलावा अर्बन कॉन्सेंट्रेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। नॉर्थ आइलैंड के कोस्टल एरियाज में, जैसे वेलिंगटन, ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च, ये सिटीज़ डेंस हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट हुई है। लेकिन बाकी जगह जैसे साउथ आइलैंड और रूरल एरियाज अब भी काफ़ी खाली हैं। ये अर्बन एरियाज काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं और लोग ज़्यादा वहाँ सेटल करते हैं, जबकि बाकी लैंड अब भी अनडेवलप्ड रह जाती है।
न्यूजीलैंड का मेजर डेवलपमेंट और इंडस्ट्री भी ज़्यादातर इन्हीं सिटीज़ में फोकस्ड है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के लॉज और उनके कंजर्वेटिव ग्रोथ पॉलिसीज़ की। ये कंट्री अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। आज भी न्यूजीलैंड की काफ़ी ज़मीन नेशनल पार्क्स और वो रिजर्व्स में कन्वर्ट हो चुकी है, जहां लोगों का एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है। ये सब एफर्ट्स इस देश की नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये पॉलिसीज़ एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती हैं, जहां गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनकी प्रिस्टीन लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व किया जाए और वहां डेवलपमेंट ना हो। ये नेचर को एज इट इज़ रहने देने की फ़िलॉसफी है जो न्यूजीलैंड के कल्चर में डीपली रूटेड है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक फैक्टर है। अगर हम बात करें इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की, तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो है। ये कंट्री अपनी इमिग्रेशन लॉस को काफ़ी कंट्रोल रखता है और इस वजह से ये भी इंश्योर होता है कि ज़्यादा लोग सेटल ना करें। ये स्लो ग्रोथ और कंजर्वेटिव लॉस का इम्पैक्ट न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन डेंसिटी पर पड़ता है और जो जगह पॉपुलेटेड नहीं होती हैं वो खाली रह जाती हैं। न्यूजीलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने में बिलीव करता है और इसीलिए उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल्ड है। इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट है जिससे न्यूजीलैंड का 80% लैंड खाली रहता है। ये ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, माओरी कल्चर, कंजर्वेशन एफर्ट्स और अर्बन कॉन्सेंट्रेशन मिलकर एक ऐसा यूनिक सिनेरियो को जन्म देते हैं जहां न्यूजीलैंड अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व कर पाता है और अर्बन डेवलपमेंट और पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी लिमिटेड रहती है। तो ये थी कहानी कि 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है। क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड को अपनी लैंड को ज़्यादा अर्बनाइज करना चाहिए या फिर उसे ऐसे ही अपनी नेचुरल स्टेट में रहने देना चाहिए? आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।